Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with the second part of your revision lectures. हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, यानी हम कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे एक ओवरऑल रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं. आई विल रिपीट द फैक्ट कि हम यहाँ पे पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं. अगर आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल पे अपलोड किए गए पूरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. वहां पे आपको डिटेल में सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं. बट इस सीरीज में हम जो 11 डे चैलेंज में हम यहाँ पढ़ रहे थे, वहां पे हम आपको एक रिवीजन के तौर पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करवा रहे हैं. तो हम एक यूनिट ऑलरेडी देख चुके हैं जो आपका यूनिट नंबर 1 है फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें हमने बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस को कवर किया है. वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है. तो आप उसके लिए अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां के लॉ की प्लेलिस्ट को आप जरूर एक्सेस कीजिए. आपको वहां पे सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे. और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे और साथ साथ में बेल आइकन पे भी, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहें. राइट. सो हम आज आपके लिए जो लेके आए हैं वो है आपका यूनिट 2, दैट इज कंसिडरेशन. यानी अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो देखा है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें समझ सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ कवर करी थी. तो अब हम लेके चल रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर, यानी कि कंसिडरेशन. इसमें हमारे पास एक बेसिक चीज हमने देखी थी. अगर हम इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, उसको वैलिड करने के लिए हमें एक कंसिडरेशन की जरूरत होती है. जैसे अगर हम कहें कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं है या कोई पेमेंट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम वॉइड कहते हैं या फिर इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम उसे बताते हैं. राइट. सो कंसिडरेशन क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. सबसे पहली बात जो हमारे पास आती है वो ये है कि कंसिडरेशन जो है वो मनी में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है. यानी जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पैसा ही दे, आप उन्हें कोई सर्विस भी दे सकते हैं. राइट. सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यानी या तो प्रोमिसी खुद या फिर कोई थर्ड पार्टी, एनी अदर पर्सन भी वहां कंसिडरेशन प्रोवाइड करवा सकता है. ओके. सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे ही वो मूव करेगा. प्रोमिसी या थर्ड पार्टी हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में दिया था कि एब्सटेनिंग ऑफ समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और डूइंग ऑफ समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू, यानी आपका जो कंसिडरेशन है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें कवर करता है. ओके. From doing something as an act or existence or a promise is known as consideration. यानी हमारे पास कुछ चीजें आई. सबसे पहले एक एक्ट होना चाहिए of doing something और any existence, यानी कि रोकना, किसी चीज को रोकते हुए, किसी चीज को नहीं करते हुए, या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप 2 साल तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के 2 साल तक सेम इसी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर एरिया में. सो दिस इज एन एक्ट ऑफ एक्सिस्टेंस, आप उसे रोक रहे हैं. राइट. सो अगर ऐसा कुछ है तो वो, और या फिर कोई एक्ट जो आपने कहा है कि अगर हम आपको गाड़ी बेचेंगे तो आप हमें पैसा देंगे, या फिर अगर हम आपको कोई भी टेंडर देते हैं तो आप उसके बदले में हमें ये काम करके देंगे. तो इस तरीके से कुछ भी हम अगर एक्ट कह रहे हैं, चाहे वो काइंड में हो चाहे वो मनी में हो, उन चीजों को हम एन एक्ट में ले रहे हैं. एक्सिस्टेंस का मतलब क्लियर हो गया है. मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, हमें पता है कि वो प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए. ऐसे हर कुछ नहीं देंगे कि हमें तो यही देना है, आपको लेना है तो लो. ठीक है. वहां पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी. और मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी, किसी भी पर्सन, किसी थर्ड पार्टी के बाद द्वारा भी हो सकता है, किसी प्रोमिसी के बाद द्वारा भी हो सकता है. कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही पर्सन हो. ओके. मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई. एब्सटेंट हो सकता है, एब्सटेंस यानी प्रेजेंस, एंड प्रोमिसेस टू डू यानी फ्यूचर. ओके. सो कंसिडरेशन क्या है? प्रॉमिस और परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर. ओके. वो एक्सचेंज करते हैं. एंड हाउ, कैसे. फॉर्म क्या होता है आपका? किसी भी तरह का बेनिफिट या फिर किसी भी तरह का प्रॉफिट एक पार्टी को यहाँ पे जो हो रहा है, हम उसे यहाँ कंसिडरेशन का नाम देते हैं. ओके.
उसके बाद में हम देखते हैं इसके कुछ लीगल रेगुलेशंस रूल्स जो इस पे एप्लीकेबल रहते हैं। लीगल रूल्स की हमने बात करी है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी कंसिडरेशन है वो डिजायर ऑफ प्रॉमिसर से ही वहां पे मूव करेगा। जब तक प्रॉमिसर नहीं बोलता है आप वहां पे कंसिडरेशन को मूव नहीं करते हैं। उसके बाद में मे मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, किसी थर्ड पार्टी द्वारा भी हो सकता है। ये चिन्नया वर्सेस रामाया का जो केस है आपके पास में, ये केस यहाँ पे कवर किया गया है, इसको हम अभी डिटेल में कवर कर लेंगे। देन इट इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अपने से कंप्लीट कर दिया हो सकता है ये भी तक पेंडिंग हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद में जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट हो। अगर एक पूरे ट्रांजैक्शन के लिए कोई 1 रुपी कंसिडरेशन दे रहा है और अगर प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों को लगता है कि ये सफिशिएंट है, वी डू नॉट नीड एनी मोर कंसिडरेशन, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन, राइट। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो चीज 10,000 रुपए की है तो आप उसके बदले में 10,000 ही दे। आप वहां पे उसे 500 रुपीज भी दे सकते हैं, 1 रुपी भी दे सकते हैं और 10,000 रुपी भी दे सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर ऑफ द पार्टीज। जो वो डिसाइड करेंगे, म्यूचुअली एग्री करेंगे, उसी को हम यहाँ पे कंसिडरेशन मान लेंगे। ओके, फिर उसके बाद में आता है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी एज पर परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्यूटी, मतलब आपको वो करना ही था, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट में हो या ना हो, तो उससे हम कंसिडरेशन नहीं मानते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर कर रहे हैं तो आप उस इंडिविजुअल के लिए काम करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ पेमेंट उसे नहीं कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 पार्टीज अज्यूम करी है, दैट इज पार्टी ए और बी, ये 2 लोग थे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि मिस्टर ए जो थे उन्होंने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए उधार दे रखे थे, राइट, पहले दे रखे थे और उसके अगेंस्ट में उन्हें यहाँ पे पेमेंट करना था। अब मिस्टर बी की क्या लायबिलिटी है, लीगली बाउंड है मिस्टर बी कि आप इसे 1 लाख रुपीज यहाँ पे लौटाएंगे, राइट। तो ये चीज आपकी यहाँ कंप्लीट है। पर उसी के बीच में क्या हुआ कि जब मिस्टर बी को ये 1 लाख रुपए देने थे, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कोई सामान परचेज किया, यानी कि उन्होंने सेल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एंटर कर लिया, राइट। तो जैसे ही ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने इनसे सामान परचेज किया है, तो यहाँ पे मिस्टर ए के पास से उन्होंने 50,000 रुपीज का सामान और लिया। अब क्या हुआ, मिस्टर बी ने जब ये 1 लाख रुपए मिस्टर ए को लौटाए तो मिस्टर बी ने कहा कि आप इसी 1 लाख में से उस अमाउंट को भी काट लीजिए, यानी मिस्टर बी जो थे उनको लीगली बाउंड था 1 लाख रुपए तो आपको देना ही देना है। अब इसी को हमने कंसिडरेशन मान लिया, नो दिस इज रॉन्ग। ये जो लीगली बाउंड वाला सिस्टम है ये आपका नहीं आएगा, उन्हें 1,50,000 रुपीज यहाँ पे देने होंगे। अगर आप मानते हैं कि आप 1 लाख रुपीज पहले दे देंगे तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट अलग करना पड़ेगा जिसको आप सेटिस्फैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे और फिर इन दोनों चीजों को यहाँ से हटाना होगा। लीगली बाउंड आप हैं किसी भी काम को करने के लिए तो उसे हम ये नहीं मानेंगे कि वो कंसिडरेशन है, आपको यहाँ पे अलग से कंसिडरेशन लेना ही होता है। ओके, फिर 7 पॉइंट आपके पास में आता है कि जो कंसिडरेशन है दैट मस्ट बी रियल, वो इल्यूजन नहीं होना चाहिए, वो रियल होना चाहिए, एंड मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे हमने देखा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, उसी में हमने पॉइंट देखा था कि जब हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे या तो आपका कंसिडरेशन इलीगल हो सकता है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट इलीगल हो सकता है। तो वही पॉइंट हमारा यहाँ आता है कि कंसिडरेशन जो है वो किसी भी तरीके से अनलॉफुल, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि अगर आप हमें एक ट्रक आपके सामान का, जो भी हमारे पास सामान है वो आप हमें बेचते हैं, हम आपको स्मगल करी हुई वॉचेस में कंसिडरेशन प्रोवाइड करेंगे। सो स्मगल्ड वॉचेस इज अ कंसिडरेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज इलीगल, स्मगलिंग इज इलीगल, वो आपका अनलॉफुल में आता है, इसलिए हम उस कंसिडरेशन को वैलिड नहीं मानेंगे और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इलीगल हो जाएगा। सो द कंसिडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो ये आपके लीगल रूल्स आ जाते हैं। उसके बाद में आपके पास में आता है सूट बाय थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी क्या आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है या नहीं। द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये हमने देखा कि आप थर्ड पार्टी के थ्रू अपना कंसिडरेशन पे कर सकते हैं, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट में
केस नहीं कर सकते, आप उन्हें स्यू नहीं कर सकते। ओके, ओनली अ पर्सन हु इज द पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू इट, देयरफॉर देयर इज अ रूल डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो देयर इज नो इशू इन इट कि आप यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी यहाँ लगाएंगे, यानी कि केवल वही लोग आपके यहाँ पे केस कर सकते हैं जिनके वहाँ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। अब पर उसके एक्सेप्शंस, हम हर चीज में हमने देखा है कि लॉ में हर जगह एक्सेप्शन है, तो आपका जो प्रिविटिव कॉन्ट्रैक्ट है उसके अगेंस्ट में कौन से एक्सेप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सेप्शन आएगा आपका ट्रस्ट का, यानी अगर आप किसी ट्रस्ट में काम कर रहे हैं तो उसका जो सेटलर होता है, जो फाउंडर होता है वो अलग होता है, और उसके अलावा जितने लोग वहाँ हैं वो भी वहाँ केस कर सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रस्टीज है वो सब इन राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं, राइट। फैमिली सेटलमेंट राइटिंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, वो वहाँ पे किसी भी तरह का सूट फाइलिंग कर सकते हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होगा, बेनिफिट के लिए है, वहां पे भले ही वो हस्बैंड वाइफ नहीं है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, बट स्टिल दे कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द पर्सन। ओके, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने बेनिफिट असाइन कर दिया है, हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है जिसमें किसी थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, यानी जो दो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उन दोनों के अलावा थर्ड पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। ओके, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपल वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ एज एन एजेंट। अगर कोई कहता है कि मैं एजेंट हूं तो उसका ऑटोमेटिकली बाइंडिंग हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी पार्टनर बाय एस्टोपल वगैरह में बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। कॉवेनेंट रनिंग द लैंड, यानी पर्सन जो लैंड को परचेज कर रहा है, नोटिस देके उन्होंने वहां पे परचेज किया है, उसके बावजूद अगर वहां पे कोई इशू आते हैं तो वो पर्सन और साथ साथ में उसके सक्सेसर जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं थे वो भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, आप किसी एजेंट के थ्रू अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एजेंट और उसके साथ में जो दो मेन पार्टी है वो भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकती है। ओके, अब वैलिडिटी देखनी है हमें, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हमने विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट माना है, वो चीजें आपके यहाँ पे आती हैं, राइट। सो आपके पास में ये चीजें आएंगी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपका कोई गिफ्ट दिया गया है, लव एंड अफेक्शन के थ्रू से हस्बैंड वाइफ, फादर डॉटर और मदर सन, इस तरह के कोई भी रिलेशंस हैं जिसमें आप वहाँ पे गिफ्ट दे रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, सो इवन विदाउट कंसिडरेशन दे वुड बी कंसिडर्ड एज वैलिड। उसके बाद में नियर रिलेशनशिप है तभी आपका नेचुरल लव एंड अफेक्शन आ रहा है, फिर राइटिंग में आ रहा है और लॉ में आपने रजिस्टर करवाया है, विदाउट कंसिडरेशन उसे वैलिड मान लिया जाएगा। पास्ट वॉलंटरी सर्विस, आपने पहले कोई वॉलंटरी सर्विस दी थी, उसका कंपेंसेशन आपको दिया जा रहा है, उसके कोई प्राइस आपको दिया जा रहा है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ इट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमने देखा सबसे पहले वॉलंटरी सर्विस होनी चाहिए थी और प्रॉमिसर को ही वो सर्विस दी गई है, उसके बाद में वहां पे वो एग्जिस्टेंस में था, मतलब उसने वो सर्विस रिसीव करी है और वो चाहता है कि मैं इस सर्विस के बदले में पैसा दूं। टाइम बार डेट, जैसे कि हमारी बात हुई थर्ड पॉइंट में, टाइम बार डेट 3 इयर्स के अंदर आपकी जो डेट होती है वो टाइम बार हो जाती है, यानी आप उसे लीगली रिकवर नहीं करवा सकते, आप 3 साल के अंदर अंदर ही किसी डेट को रिकवर करवा सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई डेट है उसका पैसा कोई आपको वापस लाके दे रहा है आफ्टर 3 इयर्स या आफ्टर द टाइम इज elapsed, तो उसके बाद में भी वो चीज को हम मानेंगे कि वो वहां विदाउट एनी कंसिडरेशन प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। ओके, एजेंसी, किसी भी तरह की एजेंसी हम क्रिएट करते हैं, हमें वहां कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। गिफ्ट, अगर आपने कोई गिफ्ट दे दिया है किसी इंडिविजुअल को विदाउट एनी कंसिडरेशन, दैट इज एक्सेप्टेबल, प्रॉपर्ली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बेलमेंट के केस में भी सेम इशू है हमारे पास में कि अगर आपने किसी भी तरह का बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वहां किया है तो वहां पे भी आपको कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और चैरिटी में भी हमें किसी भी तरह की कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये बात हम जानते हैं। सो दीज आर द 7 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वहां पे क्लोज रिलेशनशिप होगा, लव एंड अफेक्शन होगा और वहां पे आपको कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, पास्ट सर्विसेज,
आपने जो प्रोवाइड करी है उसके लिए अगर आपको कोई कंपेंसेशन देता है। थर्ड पॉइंट, टाइम बार्ड डेट का पेमेंट। फोर्थ, एजेंसी। फिफ्थ, कंप्लीटेड गिफ्ट। सिक्स इज बेलमेंट एंड सेवेंथ इज चैरिटी, यानी कोई भी ऐसी चीज जहां पे सामने वाले को यानी कि जो पैसा दे रहा है उसको कोई तरह का बेनिफिट नहीं है। ओके, तो हियर इज द केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला जो केस हमने ऊपर देखा था वो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें क्या हुआ कि एक ओल्ड लेडी है जिन्होंने अपनी डॉटर को एक गिफ्ट दिया, अपनी प्रॉपर्टी जब इन्होंने यहाँ पे दी तो इन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि आपके जो मामा जी हैं, मैटरनल अंकल हैं, आप उन्हें अपने एन्युटी के तौर पे एक थोड़ा अमाउंट उनको ट्रांसफर करते रहेंगे टाइम टू टाइम, राइट। तो जब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही थी उनकी बेटी ने यानी उनकी डॉटर ने कहा कि यस ओके दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डन। तो कॉन्ट्रैक्ट किस में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ मैटरनल अंकल में और डॉटर में, राइट। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे क्या इशू हुआ कि बाद में थोड़ा टाइम बाद में इनकी जो डॉटर थी उन्होंने उसे पेमेंट का नहीं किया, वो पेमेंट अटक गया, दे डिड नॉट पे, सो द अंकल स्यूड। अब वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, जब वो केस कोर्ट में गया तो वहां उन्होंने कहा कि आपके पास में कोई कंसिडरेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज मैटरनल अंकल इज नॉट गिविंग एनीथिंग टू द पर्सन, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज, दे आर नॉट गिविंग एनी पेमेंट, सो वो आपको किस बात का पैसा दे। बट यहाँ क्या डिसाइड हुआ कि बिकॉज दिस इज अ केस वेयर अब कंसिडरेशन इज दिस प्रॉपर्टी, उन्होंने जब प्रॉपर्टी दी थी तब उन्होंने ये प्रॉमिस लिया था, तो ये जो थर्ड पार्टी कंसिडरेशन है, दिस ओल्ड लेडी इज अ थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ थर्ड पार्टी, वो जो कंसिडरेशन इस ओल्ड लेडी से यहाँ पे मूव हुआ था वो कंसिडरेशन वैलिड माना गया और ये माना गया कि जो अंकल है वो उससे रिकवर कर सकते हैं अपना अमाउंट, और इस तरीके से एनी कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी वाला जो रूल है वो इस केस के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, उसके अलावा हमने एक और चैरिटी में केस देखा, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। एक टाउन हॉल बनाया जा रहा था जहां पे उसके सब्सक्राइबर्स से कुछ अमाउंट, नॉमिनल अमाउंट कलेक्ट किया गया। उस नॉमिनल अमाउंट के बेसिस पे, उसके प्रॉमिस के बेसिस पे वहां जो ट्रस्टी था उसने एक प्रॉमिस कर दिया, उसने लोगों को अपॉइंट किया, वहां पे उनका काम स्टार्ट हो गया। बट काम स्टार्ट होने के बाद अ ट्रस्टी रिफ्यूज, एक ट्रस्टी ने मना कर दिया जिसके कारण वो काम वहां पे ब्लॉक करना पड़ा। बट ये क्या इशू यहाँ पे क्रिएट हुआ कि जो चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने यहाँ पे प्रोमिसेस किए हैं, तो भले ही उस इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ पे हमने डी नाम लिया है, तो भले ही उस इंडिविजुअल पर्सन को किसी तरह का पर्सनल बेनिफिट ना हो रहा हो, हमें वहां वो पैसा देना होगा। विदाउट एनी कंसिडरेशन भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ओके, सो दिस वाज द रीजन जब हमने इसको माना कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आप उससे वो अमाउंट रिकवर करवा सकते हैं। ओके, सो ये दो केस लॉ थे जो आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कवर किए गए थे। सो दिस इज द समरी, ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने नेक्स्ट जो चैप्टर में जाएंगे दैट वुड बी चैप्टर नंबर 3। बट बिफोर दैट आपके पास में एक होमवर्क रहेगा, आप इस चैप्टर को थॉरली पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ साथ में आप उसे डिटेल में जो उसके साथ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और अपना जो मॉड्यूल है उसे भी आप इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग दिस कंसेप्ट ऑफ रिवीजन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, बिकॉज दिस हेल्प अस अ लॉट इन डिसाइडिंग how we are providing you the services. So I hope we can improve it further and you are studying even during this lockdown period, और even though आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाएंगे। I will see you in the next video. Till then, stay healthy, be happy, bye bye.